हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 2024 पैटर्न्स के ऊपर किस तरह से केमिस्ट्री के आपको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के किस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो मैं आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो में लेके आई हूँ यूनिट वाइज आपका जो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड, मतलब टोटल जितने भी आपके 5 यूनिट्स है, पूरे 5 यूनिट्स के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर किस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स में सिर्फ क्या होगा, सिर्फ वैल्यू जो होगी उसकी वो चेंज होगी, उससे ज्यादा तो कुछ चेंज नहीं होने वाला। एक बार आपने उसे कैसे सॉल्व करना है ये अगर कर लिया तो 101% आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। तो चलो बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट के ऊपर फर्स्ट यूनिट देखते हैं कि उसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ईडीटीए, गिव इट्स स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाटर हार्डनेस डिटर्मिनेशन बाय यूजिंग ईडीटीए विथ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ईडीटीए क्या होता है। इथिलीन डाइटेट्रा अमाइन जो है ना, पहले तो उसका फुल फॉर्म लिखना है आपको, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद एक्चुअल प्रोसीजर आप क्या करते हो, मतलब कि ईडीटीए यूज करके जिस तरह से आपने ये किया था, प्रैक्टिकल किया था, उस तरह से उसका पूरा प्रोसीजर लिखना है, उसकी रिएक्शन लिखनी है, तब आपको जाके इस क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिनिमम 4 या 5 मार्क्स के लिए आएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे ईडीटीए बेस जो न्यूमेरिकल्स थे हमने सॉल्व भी किए इस तरह के न्यूमेरिकल्स। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको किस तरह से सॉल्व करने होंगे तो ये भी देखते हैं। उसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो भी देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड, 50 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर 18 ml ऑफ द 0.05 normal EDTA during the titration, whereas the 50 ml of boiled water sample required 12.5 ml of a sample EDTA in titration. Calculate the total टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल। इसके अंदर आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट ऑफ सैंपल, वाटर सैंपल कितना है ये आपको यहाँ पे दिया है। उसके बाद आपने टाइट्रेशन करने के बाद कितना सैंपल, वाटर सैंपल कितना आपको लेना है वो भी आपको दिया है। उसके बाद टाइट्रेशन करने के बाद सबसे पहले मतलब कि ये जो वाटर सैंपल होगा ये किस तरह का होगा, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी, है ना। तो वो इम्प्योरिटी विथ इम्प्योरिटी वाला जो वाटर सैंपल होगा, टोटल वाटर 50 है, उसमें से हमने सिर्फ 18 ml वाटर लिया है, ओके, और उसे हमने टाइट्रेट किया है 0.05 मोलर ईडीटीए सॉल्यूशन के साथ। तो उसके बाद इसका जो भी आंसर होगा इसमें हमें क्या निकालना है, इसके अंदर हम हार्डनेस निकालेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला था यहाँ पे y डिवाइडेड बाय v, है ना, मल्टीप्लाई बाय जो भी आपकी मोलरिटी वहां पे दी गई होगी वो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, है ना। इस तरह का जो फॉर्मूला था इसके अंदर आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और उससे आपको सॉल्व करना है। उसके बाद आप क्या करोगे, ये एक हो जाने के बाद फिर सेकंड पार्ट में आफ्टर बॉइल्ड वाटर, है ना, जैसे ही आपने बॉइल वाटर कर लिया उसके बाद फिर आपको फिर से इसे सेकंड पार्ट में कैलकुलेट करना है और आपको परमानेंट हार्डनेस जो है वो आपको वाटर का फाइंड आउट करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे फर्स्ट यूनिट वाटर टेक्नोलॉजी में ही। नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, व्हाट इज द जियोलाइट बेड गॉट एग्जॉस्टेड बाय द पासिंग 100 liters ऑफ अ हार्ड वाटर, it's required 30 liters of the brine containing the 10 grams of NaCl per liter फॉर द रीजनरेशन। कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ वाटर। यहाँ पर भी क्या दिया है आपको, हार्ड वाटर दिया है। हार्ड वाटर का अब ये जो टॉपिक था जियोलाइट, है ना, तो जियोलाइट टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि जियोलाइट एक बेड होता है, राइट। इसके अंदर क्या होता है, हम वाटर प्यूरिफाई करने के अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे यूज करते हैं, है ना। ये उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका तरीका था जियोलाइट बेड। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपने यहाँ से 1000 लीटर अगर हार्ड वाटर यहाँ से पास हो रहा है तो वो हो जाने के बाद वहां पे कितना परसेंट सॉफ्टनिंग हो चुका है वाटर बाद में, सबसे लास्ट में, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसका जो भी फॉर्मूला है वो भी हमने आपको सॉल्व करके दिया है। पर्टिकुलर ये टॉपिक में जब हम पढ़ रहे थे
तो उस वक्त हमने इसके बारे में अच्छे से आपको यहाँ पे उसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, उसके प्रॉपर सिंपल लैंग्वेज में जो भी आपके फॉर्मूला है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले इस तरह का न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, जियोलाइट्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो NaCl होता है, टोटल अमाउंट ऑफ NaCl फाइंड आउट करते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, टोटल अमाउंट ऑफ NaCl करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में हम ये इक्विवेलेंट करते हैं हम CaCO थ्राइस, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से इसे इक्विवेलेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट होता है वो 100 होता है, इसीलिए। ओके, उसके बाद आपका ये जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो इक्विवेलेंट आया है आपका, ये इक्विवेलेंट CaCO थ्राइस और डिवाइडेड बाय टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, कितना दिया है हार्डनेस, यहाँ पे हार्डनेस, उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमें ये जियोलाइट्स के जो न्यूमेरिकल्स है उसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था वाटर टेक्नोलॉजी में, वो था हमारा अल्कलिनिटी ऑफ वाटर। अल्कलिनिटी ऑफ वाटर में सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किस तरह से पूछा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द अल्कलिनिटी ऑफ वाटर, स्टेट द टाइप ऑफ अल्कलिनिटी, है ना। अल्कलिनिटी मतलब क्या होता है ये हमें बताना है, अल्कलिनिटी के टाइप्स कौन से होते हैं वो बताना है, एंड हाउ अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्कलिनिटी ऑफ वाटर जो होगा, है ना, तो अल्कलिनिटी यानी क्या, उसमें प्रेजेंट होने वाले जो भी आपके हाइड्रोक्साइड आयंस है, हाँ, कितने अमाउंट में वो वहां पे मौजूद है, उसका प्रॉपर डेफिनेशन वहां पे लिखेंगे। उसके बाद जो अलग अलग इंप्योरिटीज भी होती है, वो भी होती है आपकी अल्कलिनिटी। तो इंप्योरिटीज कौन से टाइप्स की होती है, यहाँ पे देखिए, कार्बोनेट्स की, है ना, उसके बाद बाइकार्बोनेट की, उसके बाद OH माइनस वाला, राइट। इसके जैसे जो इंप्योरिटीज थे, ये सारे इंप्योरिटीज, और इससे हाउ टू डिटरमाइन, किस तरह से डिटरमाइन करते हैं हम। आपको एक टेबल दिया था, देखिए, है ना, एक टेबल था, उस टेबल के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे P इज इक्वल टू M, है ना, उसके बाद P इज लेस देन 1/2 ऑफ M, देन P इज ग्रेटर देन 1/2 ऑफ M। इस तरह से हमने एक चार्ट बनाया है, देखिए, है ना। तो उस चार्ट के अंदर वो चार्ट जो है ना, वो चार्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो उससे ये पता चलेगा, और आपको वहां पे नीचे लिखना भी है कि हम इस तरह से, इस फॉर्मूला से अगर हम गए तो हमें यहाँ पे इसकी जो इंप्योरिटीज है ना, कौन सा टाइप की इंप्योरिटीज है वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमिंग एंड फोमिंग। हम व्हाट इज प्राइमिंग एंड फोमिंग एंड गिव एनी 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइमिंग एंड फोमिंग। तो सबसे पहले हमें पता है इल इफेक्ट में ये टॉपिक आता है प्राइमिंग एंड फोमिंग का। ये दोनों के दोनों इल इफेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्राइमिंग में क्या होता है, तो प्राइमिंग में हमने देखा था, प्राइमिंग और फोमिंग ये दोनों के दोनों जो इल इफेक्ट है, इन दोनों के अंदर एक्चुअल में डिफरेंस क्या है ये आपको लिखना है। सबसे पहले लिखते वक्त आप क्या करोगे, व्हाट इज मीन बाय प्राइमिंग, है ना, तो पहले तो प्राइमिंग लिख लो, है ना, उससे 1 पार्ट दे दो, ओके, मेंशन कर दो 1, प्राइमिंग लिखो। उसके बाद जैसे आपको ये इसका आप व्हाट इज मीन बाय प्राइमिंग लिख दोगे, उसके बाद फिर नीचे फिर से आपको क्या करना है, नंबर 2 करोगे और वहां पे फोमिंग लिख दोगे, ठीक है, और फिर फोमिंग को वहां पे डिस्क्राइब करो, और उसके बाद फिर उसके जो डिसएडवांटेजेस है वो आप कॉमन भी लिख सकते हो, प्राइमिंग एंड फोमिंग के कॉमनली लिख डालने आपको, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ द साल्ट फ्रॉम द वाटर विथ अ नीट लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ क्या होता है ये हमें यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये सॉल्ट वाटर में किस तरह से, मतलब कि उसका जो वाटर, ये वाला जो डायग्राम था ना हमारा, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था, यहाँ पे किस तरह से लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वॉट एवर कंसेप्ट वहाँ पे पूरी की पूरी थी। तो वो सारी की सारी हमें यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है, डायग्राम को प्रॉपर लेबल करना है। कोई भी डायग्राम जब आप ड्रॉ कर रहे हो वहां पे यहाँ पे इस तरह से ऐसे फिगर ऑफ 2 डॉट और फिगर ऑफ ये क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस।
तो इस तरह से लेबल करना आपको भूलना नहीं है। ये सारी बातें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको ये बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा आपको। 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 4 कॉजेस ऑफ द डिपॉजिट फॉर्मेशन इन द बॉयलर, लिस्ट डाउन द एनी 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्केल इन बॉयलर। तो अब ये बॉयलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आपको कि बॉयलर के अंदर किस तरह से, मतलब कि किस तरह से आपको इंप्योरिटीज प्रेजेंट नजर आती है, तो और उसका एक्चुअल में डिसएडवांटेजेस क्या है, कोई भी 2 आपको यहाँ पे लिखने हैं। ओके, इस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे। उसके बाद 8 है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सेल। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है ये पूरा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। मतलब मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो भी टॉपिक्स है ना, वाटर टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी टॉपिक्स है, उतने हर एक टॉपिक के ऊपर यहाँ पे 1 by 1 एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं ये भी आपको यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिमिनरलाइजेशन मेथड। वो एक्चुअल में क्या होगी वो यहाँ पे लिखना है। ओके, देन वाटर सॉफ्टनिंग विथ रिएक्शन एंड नीड लेबल डायग्राम। तो वाटर, ये जो डिमिनरलाइजेशन मेथड है वो एक्चुअल में क्या होगी वो आपको एक्सप्लेन करना है, उसका प्रॉपर डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द स्केल एंड गिव एनी 4 कॉजेस फॉर्मिंग इन बॉयलर। सबसे पहले तो स्केल एंड स्लज, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस वाटर टेक्नोलॉजी के चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने स्केल पूछा है, बहुत बार ये भी हो सकता है कि यहाँ पे वो स्लज भी पूछ ले, क्या पता, है ना। तो आप दोनों जो टॉपिक है दोनों को आपको अच्छे से करके रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर से न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल आपका फिनोलेप्थेलिन एंड मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर यूज करके हमने जिस तरह से उसे सॉल्व किया था ना, वही न्यूमेरिकल यहाँ पे है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, 2 पार्ट्स होंगे यहाँ पे। एक फिनोलेप्थेलिन का अभी जो इम्प्योरिटीज का क्वेश्चन हमने किया था, जहां पे आपको P इज इक्वल टू 1/2 m या फिर P इज ग्रेटर देन 1/2 m, इस तरह का वो टेबल था ना, इस टेबल के ऊपर का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अल्कलिनिटी के ऊपर का है, वो भी आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पे दे भी चुकी हूं मैं। ओके, देन नेक्स्ट है यहाँ पे, गिव द आयन एक्सचेंज रिएक्शन विद जियोलाइट। जियोलाइट्स के रीअरेंजमेंट की जो रिएक्शन है ना, तो वो ये दोनों की जो रिएक्शन होगी, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जो रिएक्शन है वो, और मैग्नीशियम सल्फेट की जो रिएक्शन है वो, दोनों रिएक्शन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कि विच, अभी ये न्यू टॉपिक ऐड हुआ था मॉडर्न टेक्निक्स का, है ना। तो मॉडर्न टेक्निक्स में आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स यूज्ड इन ट्रैपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द एयर। मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना है कि एटमॉस्फेरिक वाटर ये टेक्निक किस तरह से एब्जॉर्ब करती है और वाटर फॉर्मेशन कैसे होता है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टेक्निक यूजिंग द ड्यू ड्रॉप दैट इज यूजफुल इन ट्रैपिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द एयर। यहाँ पे ड्यू ड्रॉप्स का यूज करके किस तरह से वाटर फॉर्मेशन होता है हमने देखा था। 3D स्ट्रक्चर थे, 2D स्ट्रक्चर थे, नेट लाइक, रोड लाइक स्ट्रक्चर वहां पे यूज किए जाते हैं, एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट होता है, और फिर हम इसे इस तरह से कुछ यहाँ पे इस्तेमाल की जाने वाली जो इंस्ट्रूमेंट्स है ये क्या होती है प्रॉपर, उसी को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। आई बात समझ में। फिर से नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो जियोलाइट बेड का जो न्यूमेरिकल्स था, मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, कन्वर्जन करोगे NaCl का, उसके बाद फिर उसे इक्विवेलेंट करोगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, और फिर लास्ट में आप जो भी इक्विवेलेंट्स का आंसर आएगा आपका, तो उससे डिवाइड करोगे हार्डनेस के साथ। तो इस तरह से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट नंबर 2 में आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, क्लोरोफोर, हाइपोक्रोमैटिक शिप्स, एरोक्रोम्स एंड हाइपरक्रोमैटिक शिप्स। तो ये जो दोनों है, हाइपोसो एंड हाइपोक्रोमैटिक, दोनों में फर्क है। हाइपोसो मींस रेड शिप, ब्लू शिप, ये दोनों शिप्स थे ना, यहाँ पे आप सिंपल लैंग्वेज में उसे भी याद कर सकते हो, है ना। तो आपको 4 मार्क्स के लिए
मिनिमम 4 मार्क्स के लिए, मतलब ईच डेफिनेशन फॉर 1 मार्क्स, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। उसके बाद स्टेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी ये यूनिट 2 में, कि आपको यहाँ पे लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ जो है उसे एक्सप्रेस करना होता है मैथमेटिकली, ठीक है, और उसका स्टेटमेंट जो है वो भी यहाँ पे आपको लिखना है। देन एक्सप्लेन द 4 कंपोनेंट्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, लाइट सोर्स होता है, स्लिट्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, उसके बाद फिर कंपोनेंट्स होते हैं, सैंपल होल्डर होते हैं, देन डिटेक्टर होते हैं, देन रिकॉर्डर होते हैं, रेशियो होता है। इनमें से कोई भी 4 कंपोनेंट को आपको यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, लेकिन ब्लॉक डायग्राम जब आप इसका ड्रॉ करोगे तो पूरा का पूरा अच्छे से ड्रॉ करना है ना, तो उससे क्या होगा, आपको भी मदद मिलेगी कि आपको आगे किस तरह से इसे एक्सप्लेन करते जाना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एनी 5 एप्लीकेशंस ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे यूवी के आपको एप्लीकेशंस लिखने हैं, बहुत सारे मच मोर एप्लीकेशंस आर देयर, बट यू जस्ट राइट ओनली एनी 5 एप्लीकेशंस, ओके। नाउ व्हाट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। यहाँ पे वन मोर इंपॉर्टेंट बात, हमें 3 रेफरेंस इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, राइट। एक है हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसमें हम ग्लास इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, राइट। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है लेकिन उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, इसलिए हम उसे नहीं यूज करते, तो ग्लास इलेक्ट्रोड। सबसे पहले तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं वो देखना है। देन ग्लास इलेक्ट्रोड होता है, कैलोमर इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पे आपको कैलोमर इलेक्ट्रोड पूछा गया है, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कैलोमर की जगह पे आपको पूछा जाएगा ग्लास इलेक्ट्रोड मतलब क्या। देन नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपका इलेक्ट्रोड के ऊपर है, इसलिए ये भी बात बता दूं मैं आपको कि नहीं तो आपको क्या पूछा जाएगा, आयन सिलेक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होते हैं और उसके जो टाइप्स है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन या फिर फ्लोरीन एंड क्लोरीन, इनके अलग अलग इलेक्ट्रोड्स थे, छोटी छोटी डायग्राम्स थी और उसका छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन है, ये पीएच मेट्रिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन है ना, तो उसमें हमें क्या पूछा जा सकता है, बफर, व्हाट इज मीन बाय बफर सॉल्यूशन एंड व्हाट इज टाइप एंड एक्सप्लेन, है ना। तो इसमें आपको बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन भी लिखना है, साथ ही साथ अल्कलाइन मतलब कि एसिडिक बफर, बेसिक बफर, ये उसमें लिखना है। और वहां पे वो जो रिएक्शंस थे ना वीक एसिड्स के और वीक बेस के, वो दोनों रिएक्शंस आपको यहाँ पे विद द टाइप ऑफ एग्जांपल्स में आपको वो रिएक्शंस यहाँ पे राइट डाउन करने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गिव द कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम एंड रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ ग्लास इलेक्ट्रोड। मैंने अभी इसकी बात की थी, ये क्वेश्चन फिर भी आ गया है ना, कि ग्लास इलेक्ट्रोड क्या होता है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि ये आपको 80% आएगा ही आएगा, वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये जो डेफिनेशंस होती है इन दोनों में से, ये दोनों तीनों डेफिनेशंस में से कोई भी 2 डेफिनेशन आपको 101% पूछी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज मीन बाय कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन, गिव द रिएक्शन एंड ड्रॉ द टाइट्रेशन कर्व फॉर द कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पे आपको कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है इसे एक्सप्लेन करना है, उसकी जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन यहाँ पे आपको लिखनी है। देन टाइट्रेशन कर्व जो था ना, वो कर्व की डायग्राम यहाँ पे मतलब कि ग्राफ ड्रॉ करना है ना, यहाँ पे आपको प्रॉपर उसे लेबल करना है, यहाँ पे आपको पॉइंट्स किस तरह से आता है वो भी लिखना है। देन आप क्या करोगे, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ, इसका जो आपका टाइट्रेशन कर्व आया था, हाँ, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। देन कैलकुलेट द फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन फॉर एनोड, या और यहाँ पे आपको 4 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन भी किया था कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें मोड ऑफ वाइब्रेशन जब हम देखते हैं तो उस वक्त क्या करते हैं, सबसे पहले लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है वो मॉलिक्यूल, वो देखते हैं। अगर लीनियर होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, अगर नॉन लीनियर है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होगा। और ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ये उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना है, और फिर जो भी आंसर आएगा आपका तो वो होगा आपका नंबर ऑफ फंडामेंटल मोड्स। आई बात समझ में, इस तरह से आप करोगे, ठीक है। देन आगे है K-4 सॉल्यूशन। हाँ, तो ये वाला जो न्यूमेरिकल्स है ये मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका, राइट ना। तो मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का जो भी आपका फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे पुट करोगे और इस तरह से
इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करोगे। उसके बाद गिव द टाइप ऑफ कॉजेस एंड शिफ्ट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ये जो दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दिए हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के लैम्डा मैक्स यहाँ पे अलग अलग दिए हैं, राइट। तो ये किस टाइप में आते हैं? ये क्रोमोफोर्स में आते हैं, या फिर हाइपोसोकोम्स में आते हैं, या फिर हाइपोक्रोम में आते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है और उसे एक्सप्लेन करना है कि उसके लैम्डा मैक्स अलग अलग क्यों हैं। ओके, ये सारी चीजों की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दो, हाँ, क्योंकि इस तरह से ट्विस्ट करके भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ इस तरह से ही है, लैम्डा मैक्स जो है अलग अलग दिया है, उनके स्ट्रक्चर्स जो है, यहाँ पे आपको मीथेन दिया है, यहाँ पे आपको एनिलीन दिया है। तो आपको बस इन दोनों में, ये दोनों का लैम्डा मैक्स अलग अलग क्यों है और साथ ही साथ वो किस टाइप के इसमें आता है, ये सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 14 के जैसे कि यहाँ पे देखिए पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन में जो HCl होता है और NaOH होता है, जब हम इन दोनों का टाइट्रेशन करते हो तो यहाँ पे एंड पॉइंट आपको 7 ही मिलता है। तो 7 ही क्यों मिलता है, इसका आंसर आपको ढूंढना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पहले सॉल्व करनी है, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगी। ओके, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 3। इसमें दो पार्ट्स में ये चैप्टर डिवाइड था, ये यूनिट डिवाइड था, हम सब लोगों को पता है। एक था आपका पॉलीमर और दूसरा था नैनो मटेरियल। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से थे? यहाँ पे आपके थे मोनोमर्स, किस टाइप मोनोमर्स होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं, है ना। स्पेशलिटी ऑफ मोनोमर्स होते हैं, स्पेशलिटी ऑफ पॉलीमर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये 3 पार्ट्स थे उसके अंदर। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का एक टॉपिक हमने लिया था। तो बायोडिग्रेडेबल के ऊपर कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। व्हाट आर द बायोडिग्रेडेशन पॉलीमर्स, एक्सप्लेन द 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडिग्रेडेशन, गिव द प्रॉपर्टीज एंड द टू ऑफ द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। आपको यहाँ पे कोई भी दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एक्सप्लेन करने हैं। हमें पता है PVBH, है ना। हाँ, पॉलीहाइड्रोक्सी जो पॉलीमर है वो भी होता है, पॉलीएसिटिलीन जो है वो भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स मतलब क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, और उसके फैक्टर 3 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो है वो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने हैं। इसका सोल्यूशन भी मैं आपको इस ये चैप्टर के वीडियो में आपको दे चुकी हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट है गिव द स्ट्रक्चर एंड द 3 प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ईच ऑफ द पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसकी प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस तीनों यहाँ पे लिखना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। देन व्हाट आर द कार्बन नैनोट्यूब्स। कार्बन नैनोट्यूब क्या होता है? कार्बन नैनोट्यूब ये सेकंड पार्ट जो था हमारे यूनिट्स का, है ना, नैनो मटेरियल, उसके अंदर सिर्फ उसके कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट थे। एक नैनो मटेरियल मतलब क्या, वो था। उसके बाद ग्राफीन मतलब क्या, वो था। देन कार्बन नैनोट्यूब्स वो, एंड लास्ट वन था आपका क्वांटम डॉट। तो ये 4 पार्ट्स में ये चैप्टर था। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक था कार्बन नैनोट्यूब। तो कार्बन नैनोट्यूब मतलब क्या, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, है ना, कि सिंगल वॉल एंड मल्टी वॉल, ये 2 ही टाइप्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन होता है। और उसका स्ट्रक्चर, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है कि स्ट्रक्चर किस तरह से होता है यहाँ पे, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफीन। यहाँ पे आपको ग्राफीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड मेंशन द 2 प्रॉपर्टीज एंड 2 एप्लीकेशंस। ग्राफीन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसके बाद उसे एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है ना, तो वो किस तरह से होता है, ये सारी चीजें आपको वहां पे एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। और उसके 2 प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस जो है वो भी आपको यहाँ पे लिखने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द कंडक्टिंग पॉलीमर्स। कंडक्टिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं, ये भी उसका ही एक टाइप है पॉलीमर्स का। तो वो क्या है एक्चुअल में, वो यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। उसका स्ट्रक्चर जो है पॉलीमर्स का वो यहाँ पे लिखना है, और उसके 3 एग्जांपल्स, उसके 3 एप्लीकेशंस जो है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव द क्लासिफिकेशंस एंड एनी एप्लीकेशंस ऑफ द SWCNT, मतलब सिंगल वॉल कार्बन नैनोट्यूब मतलब क्या, उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है, ये सारी चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिलिंग पॉलीमर्स, बहुत सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको
पूछा जा सकता है। तो ये आपको इस क्वेश्चन का भी आपको अच्छे से सॉल्यूशन पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन होगा अभी नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 के ऊपर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे बॉयज लॉ जो है ना, बॉयज लॉ के जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होंगे वो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा बॉयज लॉ, ये जो आपका एक प्रोसीजर है ना लोअर कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो उसके ऊपर खास करके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में आप देख सकते हो सिर्फ यहाँ के जो ये होंगे ना नंबर्स होंगे, ये नंबर सिर्फ चेंज होंगे, बाकी फॉर्मेट जो होगा वो एज इट इज होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको एक कोल सैंपल दिया जाता है और ये परसेंटेज कैलकुलेट ऑफ कार्बन परसेंटेज एंड हाइड्रोजन परसेंटेज जो होते हैं कोल सैंपल के, तो वो उससे आपको फाइंड आउट करना होता है। इसका भी बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, वो यूज करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज पावर अल्कोहल एंड गिव एनी 3 मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ पावर अल्कोहल। आपको यहाँ पे बस एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे मतलब कि एक्सप्लेनेशन में आप व्हाट इज अगर पूछा तो वहां पे आप सिर्फ उसका डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि पावर अल्कोहल का डेफिनेशन क्या है और उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स जो है ना वो यहाँ पे बस आपको एक्सप्लेन कर देने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन अगर हम प्रीवियस ईयर्स की मतलब पहले के पैटर्न्स की अगर बात करेंगे तो ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय द स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ द मीथेन एंड द कोक विथ रिएक्शन कंडीशंस। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हाइड्रोजन स्टीम जब फॉर्म होती है, रिफॉर्म होती है, तो उस वक्त ये जो मीथेन एंड कोक इनके अंदर जो रिएक्शन होती है ना, हाँ, तो वो रिएक्शन आपको वहां पे लिखनी है और उस वक्त क्या चीजें वहां पे हो रही है वो सारी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोक्सिमेटिव एनालिसिस ऑफ कोल, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ईच कंस्टिट्यूएंट विथ इट्स फॉर्मूला। तो प्रोक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल ये प्रैक्टिकल भी था, राइट। तो इसके अंदर हमने जो भी सारी चीजें की ना वो सब आप याद करो और यहाँ पे लिख डालो, इतना सिंपल हो जाएगा ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का, गिव द प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ बायोडीजल। बायोडीजल क्या होता है, स्टेट द 4 एडवांटेजेस एंड द 2 लिमिटेशंस ऑफ बायोडीजल। इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या होंगे बायोडीजल्स के, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिफॉर्मिंग के ऊपर फिर से एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ द नेट एंड लेबल डायग्राम विद द प्रिंसिपल ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ 80% ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, ओके। देन एक्सप्लेन द एनी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल। आइडियल फ्यूल किसे कहा जाता है ये यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। टोटल 9 कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे उन्होंने दिए हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए बस 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं और उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, ये बात याद रखिए। उसके बाद लिथियम बैटरी के ऊपर क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे गए हैं कि लिथियम आयन बैटरीज क्या होती है, हाँ, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से करके रखना है। देन बॉयज गैस कैलोरीमीटर जो होता है, हाँ, तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका डायग्राम कैसा होगा, देन इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें, एक बॉयज लॉ, दूसरा बॉम्ब कैलोरीमीटर, लिथियम बैटरी वाला क्वेश्चन एंड बायोडीजल वाला क्वेश्चन जो कि पीछे गया है ना। तो ये सारी चीजें, ये जो टॉपिक्स है ना आपके, मतलब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, हाँ, तो ये जो टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक्स के ऊपर ये क्वेश्चन है तो उन्हें आपको अच्छे से कर लेने हैं। अगर आप टॉपिक वाइज भी स्टडी करोगे तो भी आपको आउट ऑफ मार्क्स 101% आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि जिंदल मेथड जो थी हमारी, उसके ऊपर नाइट्रोजन, डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन जो है ना, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको 101% होगा। तो ये आपको करके रखना है। यहाँ पर फिर से बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है उसका क्वेश्चन विथ नीट एंड लेबल डायग्राम, और बस यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन दिया है, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ GCV, मतलब क्या, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू है उसे ही हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, उसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट यूनिट 5 पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 5 ये है हमारा कोरोजन और प्रिवेंशन का जो
चैप्टर है उसके ऊपर आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन होंगे। एक्सप्लेन द हाइड्रोजन इवोल्यूशन एंड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म्स ऑफ द वेट करोजन। वेट करोजन क्या होगा, इसके अंदर आप क्या क्या करोगे, एक शॉर्टली बताती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्राई करोजन, वेट करोजन, ये आपको करके रखना है। इसके ऊपर के जो भी पर्टिकुलर टॉपिक्स होंगे ये सारे आपको करने हैं। उसके बाद गैल्वेनाइजेशन क्या है, टीनिंग क्या होता है, उसके बाद कोटिंग क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो वही क्वेश्चन है कि देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होगा, यहाँ पे टीनिंग मतलब क्या, हाँ, उसके बाद कैथोडिक करोजन, आयोनिक कैथोडिक एंड अनायोनिक करोजन क्या है, वो सारी चीजें, करोजन का डेफिनेशन क्या होगा, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स के ऊपर के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए हैं। यही टॉपिक्स के ऊपर के क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से पूछे जाएंगे और आपको मैं बता दूं कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी फाइनल एग्जामिनेशन में, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर से। स्टेट द नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म फॉर्म इन द ऑक्सीडेशन ऑफ करोजन ऑफ सोडियम एंड एल्यूमिनियम एंड इट्स एंड गिव रिएक्शन इन्वॉल्व। इसके अंदर ऑक्साइड फिल्म्स क्या होती है वो लिखना है और उसका ऑक्सीडेशन जो होगा सोडियम एंड एल्यूमिनियम के साथ वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है करोजन इन्वायरमेंट के ऊपर किस तरह से अफेक्ट करता है, वो उसके फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। देन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट करके क्वेश्चन, डिस्कस द वेरियस नैनो पार्टिकल्स इन द पेंट, स्टेट इट्स एडवांटेजेस। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, नैनो पार्टिकल्स जो होंगे है ना, तो वो किस तरह से आप उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे ना, ये यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। देन आगे 4 फैक्टर्स इन्फ्लुइंग द रेट ऑफ द करोजन विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ मेटल। तो किस तरह का मेटल यूज किया है और उसके साथ जो करोजन होगा हर बार मतलब कि एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट थ्रू, तो वो किस टाइप का होगा, उसे आपको प्रॉपर मेटल के साथ मतलब कि आयन होगा तो वो अलग होगा, कॉपर होगा तो अलग होगा, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। सोडियम होगा तो अलग होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था उस तरह से डिफाइन द वेट करोजन, मतलब कि वेट करोजन एंड ड्राई करोजन, इन दोनों के ऊपर आपको 101% एक होगा ही, बॉम्ब कलोरीमीटर एंड बॉयज कंस्ट्रक्शन जो है उन दोनों में से कोई भी एक आएगा, ठीक है। या फिर बॉयज कलोरीमीटर पे आपको खास करके ना क्या होता है, न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, हाँ, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइज।